हेलो फ्रेंड्स। तो आज की इस वीडियो में हम लोग प्रमुख अनुच्छेद एक नज़र में देखने वाले हैं। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग लगभग 130 प्लस अनुच्छेद को देखेंगे। ठीक है, जो कि बहुत सारे एग्जाम में रिपीट हुए हैं। तो आप इस पूरे वीडियो को अगर देख लेते हैं तो मुझे उम्मीद है कि आपको लगभग अनुच्छेद का जो भी प्रश्न है वो सॉल्व हो जाएगा। चलिए हम पहले प्रश्न से सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न है कि अनुच्छेद एक में क्या वर्णित है। तो अनुच्छेद एक कहता है संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। अगर आपसे पूछा जाए कि अनुच्छेद एक क्या कहता है तो अनुच्छेद एक कहता है संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद दो हमारा है नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। अनुच्छेद दो में क्या है? नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। अनुच्छेद तीन कहता है नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के राज्य क्षेत्र सीमाओं या नामों में परिवर्तन। अगला अनुच्छेद 5 हमारा है कि संविधान के प्रारंभ के समय नागरिकता। ठीक है, अनुच्छेद 6 में क्या वर्णित है? अनुच्छेद 6 नहीं लिए हम लोग, अनुच्छेद 14 है। तो अनुच्छेद 14 में है विधि के समक्ष समानता। अनुच्छेद 14 में क्या है? विधि के समक्ष समानता। अनुच्छेद 15 में क्या है? धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद पर प्रतिषेध। मतलब कोई भी व्यक्ति के साथ इस आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा कि वो किस जगह जन्म लिया है, कौन सा जाति है। ठीक है, तो इस पर विभेद पर रोक लगाया गया है। अब अनुच्छेद 16 में कहा गया है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, यानी इसको बोल सकते हैं लोक नियोजन में अवसर की क्षमता। अनुच्छेद 17 बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इनको आप ध्यान से पढ़िए, समझिएगा। ये कहता है अस्पृश्यता का अंत, यानी छुआछूत का अंत। ठीक है, अब हम देख लेते हैं अनुच्छेद 18 को। अनुच्छेद 18 में क्या कहा गया है? उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 18 क्या कहता है? उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 19 में है वक्त स्वतंत्र, यानी कि बोलने की स्वतंत्रता और विषय कुछ अधिकारों का संरक्षण। यानी अगर हम कहें, अगर ये भी क्वेश्चन आता है, आपसे पूछा जाए कि प्रेस की स्वतंत्रता किसमें है, तो अनुच्छेद 19 में है, यानी बोलने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 20 कहता है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 20 क्या कहता है? अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 21 कहता है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। अनुच्छेद 21 क्या कहता है? प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। MVVI कर लीजिएगा इनको, ठीक है ना। तो ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग अनुच्छेद 21 को। इसमें कहा गया है 6 से 14 वर्ष तक सभी बच्चों को, 6 से 14 वर्ष या के होगा, 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। मतलब सरकार इसके लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करवाएगी। अब अनुच्छेद 22 देख लेते हैं। इसमें कहा गया है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। अनुच्छेद 22 में क्या कहा गया है? कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। अनुच्छेद 23 हमारा कहता है मानव दुर्व्यापार एवं बलात्सरम का प्रतिषेध। यानी कि अनुच्छेद 23 के अंतर्गत कोई भी आदमी का मतलब व्यापार उस नहीं किया जाता और जबरदस्ती उससे मतलब काम नहीं कराया जा सकता। ये हमारा कौन सा अनुच्छेद अधिकार देता है? 23। ठीक है ना। तो अब हम देख लेते हैं अनुच्छेद 24 को। तो अनुच्छेद 24 हमारा कहता है कारखानों यादी में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। ठीक है। अनुच्छेद 25 क्या कहता है हमारा? अंतःकरण की और धर्म के आबाद रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 29 कहता है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। अनुच्छेद 29 क्या कहता है? अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। अनुच्छेद 32 कहता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32 क्या कहता है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 39 कहता है राज्य द्वारा अनुकरणीय कुछ नीति तत्व। ठीक है। अब देख लेते हैं हम लोग अनुच्छेद 39 को। तो अनुच्छेद 39 को कहता है समान न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता। ये किसमें वर्णित है? समान न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 39 में है।
अगला हमारा क्वेश्चन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार कई एग्जाम में रिपीट हुए हैं। ग्राम पंचायतों का गठन किस अनुच्छेद में है? ये हमारा अनुच्छेद है 40। किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 40 में क्या है वर्णित? ग्राम पंचायतों का गठन। अब अनुच्छेद 41 में कहता है कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। ये कौन सा अनुच्छेद पावर देता है हमें? ये अनुच्छेद 41 कहता है। अनुच्छेद 41 का कहना है कि कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 41। अनुच्छेद 43 ख कहता है सहकारी समितियों का संवर्धन। अनुच्छेद कौन सा है? ये 43 का ख। अब हम लोग देख लेते हैं अनुच्छेद 44 को। तो अनुच्छेद 44 क्या कहता है? नागरिकों के लिए एक समान सिविल सहायता, यूनिफॉर्म सिविल कोड। ठीक है, क्या कह रहा है अनुच्छेद 44? नागरिकों के लिए एक समान सिविल सहायता, ठीक है, का प्रावधान करेगा सरकार। उसके बाद अनुच्छेद 45 कहता है 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की बाल अवस्था की देखभाल और शिक्षा के लिए प्रावधान। यानी कि 6 वर्ष से कम उम्र के जो भी बच्चे हैं उसके लिए सरकार व्यवस्था करेगी। किसके लिए? 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए। और अनुच्छेद 21 में हम क्या देखे? अनुच्छेद जो ये हमारा इससे पहले के अनुच्छेद में हम क्या देखे थे? उसमें था 6 से 14 वर्ष के लिए। इसमें क्या है? 6 वर्ष के लिए। अब हमारा है अनुच्छेद 48 पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन एवं वन तथा वन जीवों का रक्षा। यह अनुच्छेद 48 कहता है। अनुच्छेद 50 कहता है कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। कई बार रिपीट किया गया यह प्रश्न, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 51 कहता है हमारा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 51। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन को। 51 क में क्या वर्णित है? तो ये कहता है मूल कर्तव्य। आपसे पूछा जाएगा कि मूल कर्तव्य किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 51। अब 52 आया, यानी कि 52 अनुच्छेद कहता है कि राष्ट्रपति का भारत के लिए एक राष्ट्रपति होगा। किस अनुच्छेद में कहा गया? अनुच्छेद 52 में। अनुच्छेद 55 में कहा गया राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति। अनुच्छेद 57 में कहा गया है पुनः निर्वाचन के लिए पात्रता। ठीक है, पुनः निर्वाचन की पात्रता किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 57 में। 58 में कहा गया राष्ट्रपति की योग्यता और 60 में कहा गया राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। अनुच्छेद 61 में क्या कहा गया है? देखिए अनुच्छेद 61 में कहा गया है, यहां पर अनुच्छेद 61 को देख लेते हैं हम लोग। तो इसमें कहा गया है राष्ट्रपति पर चलाई जाने वाली महाभियोग प्रक्रिया, यानी कि राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाएगा। किस अनुच्छेद के अंतर्गत? तो ये 61 के तहत। ठीक है, अब आया अनुच्छेद 66 उपराष्ट्रपति के निर्वाचन। अनुच्छेद 70 में कहा गया है अनुच्छेद अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन कौन करेगा? उपराष्ट्रपति। अनुच्छेद 72 कहता है क्षमा आदि की ओर कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राष्ट्रपति की शक्ति। यानी कि कुछ दशाओं में राष्ट्रपति क्षमा कर सकता है और जो भी उसको सजा मिला उसको छोटा कर, लघुकरण की शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति के पास। चलिए हम अनुच्छेद 73 को देख लेते हैं। अनुच्छेद 73 कहता है संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 73 में। अनुच्छेद 74 कहता है राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगा। किस अनुच्छेद में है? ये अनुच्छेद 74 में वर्णित है। ठीक है ना, अनुच्छेद 74 का कहना है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देंगे कौन? मंत्रिपरिषद। ये अनुच्छेद 74 में कहा गया। अगला प्रश्न, अगला जो हमारा अनुच्छेद 75 का एक है, इसको देख लेते हैं। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। ध्यान समझिएगा, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? तो राष्ट्रपति करेगा, और अन्य मंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अनुच्छेद 76 कहता है 76 में क्या क्या कहा गया? भारत के लिए एक महानवादी होगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं 79 को। 79 बहुत ही सिंपल अनुच्छेद है। संसद का गठन है। ठीक ना, किसका है? संसद का। संसद कहाँ है? संसद भवन कहाँ पर है? आप लोग कमेंट करके हमें बताइए संसद भवन कहाँ पर है।
ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। राज्यसभा की संरचना 80 में है, लोकसभा की संरचना 81 में है, यानी कि अनुच्छेद 80 के अंतर्गत राज्यसभा की संरचना है और अनुच्छेद 81 के अंतर्गत लोकसभा की संरचना है। अनुच्छेद 83(1) में कहा गया राज्यसभा एक अस्थायी सदन होगा, किसमें कहा गया? अनुच्छेद 83 में। और अनुच्छेद 84 में कहा गया संसद की सदस्यता के लिए अहर्ताएं, किसमें कहा गया? अनुच्छेद 84 में। अब देख लेते हैं हम लोग अनुच्छेद 85 को। अनुच्छेद 85 में कहा गया संसद के सत्र, सत्रावसान और विघटन, किसमें कहा गया? यानी विघटन आपको याद रखना है, सिंपल विघटन। संसद का विघटन किस अनुच्छेद में चर्चा किया गया? अनुच्छेद 85 में। अनुच्छेद 100 क में कहा गया लोकसभा अध्यक्ष द्वारा अपने निर्णायक मत का प्रयोग पक्ष एवं विपक्ष के मत बराबर होने पर, मतलब लोकसभा अपना मत देगा जबकि दोनों तरफ 50-50 मत हो जाएगा, 50-50 मत हो जाएगा। लोकसभा जिसके तरफ देगा, अगर इधर दिया तो ये वाला जीत जाएगा और इधर दिया तो ये वाला जीत जाएगा। यानी कि जब दोनों का मत लोकसभा और राज्यसभा में मत बराबर हो जाएगा किसी भी मुद्दा पर, तो ये जिधर देंगे, ये अध्यक्ष महोदय जो है इधर जिधर मत देंगे उधर वो जीत जाएगा। तो यही बात था इसमें। चलिए अब हम लोग देखते हैं 108 को। कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, यानी कि संयुक्त बैठक की चर्चा किस अनुच्छेद में है? तो 108 में, ठीक ना। 109 में है धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया, इस बात को ध्यान रखिएगा, इसमें प्रक्रिया का चर्चा किया गया है। इसमें 110 में परिभाषा है, तो इसको आप याद रखेंगे। 110 में क्या है? धन विधेयक की परिभाषा, और 109 में है धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया, ठीक है ना। अब हम लोग देख लेते हैं 112 को। 112 में है वार्षिक वित्तीय विवरण, क्या कहा गया? 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण। 117 में कहा गया है, अनुच्छेद 117 में क्या कहा गया है? वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध, ठीक है। अब 122 में क्या कहा गया? अनुच्छेद 122 कहता है न्यायालयों द्वारा संसद के कार्रवाइयों की जांच न किया जाना, ठीक है। 123 कहता है संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश ख्याति करने की राष्ट्रपति की शक्ति, यानी कि सीधा समझिए अध्यादेश की शक्ति राष्ट्रपति के पास होगा। या किस अनुच्छेद के अंतर्गत? तो 1, 2, 3 मतलब 123 के अंतर्गत, सीधा आपको याद रखना है। अध्यादेश की शक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो 123 के तहत। अब आता है 124 उच्च न्यायालय की स्थापना और गठन, ये किस अनुच्छेद में वर्णित है? 124 में। अब आगे आते हैं हम लोग 129 को देख लेते हैं। अनुच्छेद 129 कहता है उच्चतम न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा, ये कौन सा अनुच्छेद कहता है? एक अनुच्छेद 29, 129 कहता है। अब हम लोग देख लेते हैं 137 को। उच्चतम न्यायालय की पुनर्विलोकन यानी रिव्यू की शक्ति किसमें है? तो 137 में, यानी 137 में है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार बीपीएससी जैसे एग्जाम में, यानी कि जो पीसीएस लेवल के एग्जाम है उनमें पूछा गया है प्रश्न, तो देख लीजिएगा आप लोग इसको अच्छे से। अब हम लोग 143 को देख लेते हैं। 143 में क्या वर्णित है? तो 143 हमारा कहता है उच्च न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप ध्यान रखिएगा। 143 उच्च न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति, यानी कि 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति उच्च न्यायालय से सलाह ले सकता है, लेकिन ध्यान रखिएगा उस सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं है, लेकिन वो सलाह ले सकता है। या कौन सा अनुच्छेद उसको पावर देता है? तो 143, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं 148 को, ठीक है। किसको देखेंगे हम लोग? 148 को देखेंगे। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ये भी अनुच्छेद महत्वपूर्ण है। भारत के लिए एक नियंत्रक महालेखा परीक्षक होगा, या किस अनुच्छेद में है? 148 में। 155 में है राज्यपाल की नियुक्तियां। 161 में है क्षमा आदि और कुछ मामलों में दंडादेश के विलंबन, परिहार या लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 162। 162 में कहा गया राज्य की कार्यपालिका की शक्ति का विस्तार, किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 162 में है। चलिए अगला हम लोग देख लेते हैं 164। 164 1 में है कि राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्तियां और मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्री की नियुक्तियां, कौन ये कौन सा अनुच्छेद पावर देता है? 164 का 1 कहता है राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्तियां और मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्री की नियुक्तियां करेगा, ठीक है।
राज्यपाल करेगा, ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 165 के पास जाते हैं। राज का महाधिवक्ता, किसका? राज का, ध्यान रखिएगा राज का, 165 में ये वर्णित है। अब हम लोग देखते हैं 169 को। 169 में कहता है राज्यों में विधान परिषद का उत्साद या सृजन। ये कौन सा अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 169। अनुच्छेद 174 हम लोग देख लेते हैं। राज्यपाल द्वारा राज्य विधान मंडल के समय समय पर सत्र बुलाने, उसका सत्रावसान करने तथा विधानसभा को विघटित करने का अधिकार, ये कौन सा अनुच्छेद अधिकार देता है? 174, ठीक है। अब हम लोग देते हैं अनुच्छेद नंबर 200 को। राज्यपाल द्वारा विधेयकों पर अनुमति देना या अनुमति रोक लेना या राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर लेना, ये कौन सा अनुच्छेद पावर देता है? अनुच्छेद 200। अगला हम लोग देख लेते हैं अनुच्छेद नंबर 201, राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित विधेयक। राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित विधेयक कौन सा है? 201। 213 में है विधानमंडल के विश्रांतकालीन, यानी कि जब विधानमंडल नहीं चल रहा होता है, में राज्यपाल का अध्यादेश जारी करने की शक्ति। या आप ऐसे याद रख सकते हैं, राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो ये 213 मतलब 213 के अंतर्गत राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति थी। और हम लोग पढ़े थे 123 में क्या था? राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति। 213 में क्या है? राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। 214 में है राज्यों के लिए उच्च न्यायालय होगा, लेकिन ध्यान रखिएगा 216 में कहा गया है कि उच्च न्यायालय का गठन होगा, ठीक है। तो इसको आप बहुत ही ध्यान से समझिएगा। यहां कहा गया है कि राज्यों के लिए उच्च न्यायालय होगा 214 में, और 216 में क्या कहा गया है कि राज्यों का जो उच्च न्यायालय का गठन है वो 216 अनुच्छेद में वर्णित है। 215 में कहा गया है उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा, या होना, यहाँ होगा गलत टाइपिंग किया गया है। उच्च न्यायालय, राज्यों का उच्च न्यायालय का एक अभिलेख न्यायालय होगा, ठीक है, या ऐसे समझिए उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं अनुच्छेद नंबर 217 को। अनुच्छेद नंबर 217 क्या कहता है? अनुच्छेद 217 में वर्णित है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्तियां और उसके पद की शर्तें। मतलब उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्तियां कैसे होगा और उनके पद जो उनकी शर्त क्या होगी, यह अनुच्छेद कौन सा कहता है? 217 कहता है। 219 हमारा अनुच्छेद क्या कहता है? 219 में क्या वर्णित है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा शपथ का प्रतिज्ञान, ठीक है। अगला अनुच्छेद 226 को देख लेते हैं। उच्च न्यायालय की कुछ मतलब रीट निकालने की शक्ति किसके पास है? उच्च न्यायालय के पास। कौन सा अनुच्छेद कहता है? 226। अब हम लोग अगला अनुच्छेद देखते हैं 231 को। 231 में वर्णित है दो या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय होगा। ये कौन सा अनुच्छेद अधिकार देता है? 231, ठीक है। दो या उससे अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय काम करेगा, ये हमारा कौन सा अनुच्छेद अधिकार देता है? तो ये 231 अधिकार देता है। अब 233 में क्या वर्णित है? 233 हमारा अनुच्छेद कहता है जिला न्यायाधीशों की नियुक्तियां। जिला न्यायाधीश की नियुक्तियों के बारे में चर्चा किया गया 233 में। 239 में है संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन। 239 में क्या है? संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन। अब हम लोग देखते हैं 239 क में क्या वर्णित है? दिल्ली के संबंध में विशेष उपवन। 241 में क्या वर्णित है? अनुच्छेद 241 कहता है संघ राज्य क्षेत्र के लिए उच्च न्यायालय होगा। ये अनुच्छेद कौन सा कहता है? 241। 200 यहाँ होगा 41 क, यहाँ पर मिस्टेक है, 241 का क होगा, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पर सिर्फ 24 क लिखा गया है, तो यहाँ पर 241 क होगा। यहाँ पर 241 क में है ग्राम सभा, और 241 ख में है ग्राम पंचायतों का गठन, ठीक है। 243 ख में है क्या? पंचायतों का गठन। अब 243 ग में क्या है? इसमें है पंचायतों की संरचना। 243 घ में क्या है? पंचायतों में स्थानों की आरक्षण। और उसके बाद 243 झ में क्या है? पंचायतों के वित्तीय मामले पर सिफारिश करने के लिए राज्यों द्वारा वित्त आयोग गठित करने का प्रावधान। 243 ट में है पंचायतों के लिए निर्वाचन। 243 ठ में है नगर पालिका का गठन, और उसके बाद 243 य क में है नगर पालिकाओं के लिए निर्वाचन। 243 य घ में है सहकारी समितियां का निगमन।
249 में है राज्य सूची के विषय संबंध में राष्ट्रहित में विधि बनाने की संसद की शक्ति, यानी कि कोई ऐसा विषय जो राष्ट्र के हित में हो वो 249 के तहत उस पर जो है वो क्या केंद्र सरकार कानून बना सकती है। कौन सा पावर देता है अनुच्छेद? ये 249 देता है उनको पावर, किसको? केंद्र सरकार को। अगला हम लोग देखते हैं 253 को। तो अनुच्छेद 253 में क्या वर्णित है? 253 तो 253 में अंतरराष्ट्रीय कारकों को प्रभावित करने की विधान किसमें है? 253 में। 262 में है अंतरराज्यीय नदियों या नदी दोनों के जल विवादों का निर्णय, यानी कि अंतरराज्यीय मतलब जल से संबंधित जो भी समस्या होगी ना वो अनुच्छेद 262 के तहत सुलझाया जाएगा उसको। 263 में है अंतरराज्यीय परिषद के संबंध में उपबंध। 266 में है भारत और राज्यों के संचित निधि और लोक लेखों के बारे में प्रावधान। 267 में है भारत की पंच आकस्मिकता निधि। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं आकस्मिक निधि। यहां पर पूछा जाएगा तो संचित निधि देख लेते हैं। यहां पूछा जाएगा आपको 266 संचित निधि और यहां पूछा जाएगा आपको 267 आकस्मिक निधि, ध्यान रखिएगा इसको। अब हम लोग देखते हैं 280 को। 280 है वित्त आयोग। ठीक है, उसके बाद है 300 को, तो विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्तियों को संपत्ति से वंचित न किया जाना, मतलब किसी भी व्यक्ति को उसके संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता। ये कौन सा अनुच्छेद हमें अधिकार देता है? 300 को। अब देखिए 312 हम लोग देखते हैं अखिल भारतीय सेवाएं। 315 है संघ राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग। ठीक है, 324 में क्या कह रहा है? 324 कह रहा है निर्वाचनों के अधिक्षण, विदेशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना, यानी कि निर्वाचन आयोग का चर्चा किस अनुच्छेद में है? तो निर्वाचन आयोग की चर्चा 324 में है। ठीक है, और 326 में क्या है? लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के लिए निर्वाचन वयस्क मताधिकार। आपको याद रखना है वयस्क मताधिकार किस अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद 326 में है। ठीक है, 330 में है लोकसभा में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण। और 331 में क्या वर्णित है? 331 में लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व, और मतलब 100 इसको क्या किया गया? अब हटा दिया गया, मतलब निष्प्रभावी हो गया। ये अनुच्छेद में तो है लेकिन ये प्रभावी अब नहीं है। 104वें संविधान संशोधन 2019 द्वारा ये निष्प्रभावी हो गया, मतलब ये हट चुका है। फिर भी आपको याद रखना है, कहीं पूछ लिया जाए। उसके बाद अनुच्छेद नंबर कितना है? 332 राज्यों के विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण। अगला हमारा अनुच्छेद 333 है राज्यों की विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व, मतलब इसको भी निष्प्रभावी कर दिया गया है। ठीक ना, कब किया गया? 2019 में 104वें संविधान संशोधन द्वारा। 338 हमारा अनुच्छेद है को राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। 338 ख है पिछड़ा वर्ग के लिए राष्ट्रीय आयोग। 340 है 340 में क्या किया? पिछड़े वर्ग की दशाओं के अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति। और 343 में क्या है? संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि कौन सी होगी? देवनागरी। इसको ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और 344 में राजभाषा आयोग। 350 में है प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा। 350 प्राथमिक स्तर पर ये तो हो गया हमारा। 350 ख है भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष प्राधिकारी। 352 में है राष्ट्रीय आपात की घोषणा युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में राष्ट्रीय आपात लग सकता है। ठीक है, और 356 और हमारा ये वीडियो का ये अंतिम पड़ाव पे हमारा ये वीडियो। ठीक ना, तो 356 में क्या है? राष्ट्रपति शासन, आपको पता होगा। तो राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध, मतलब इसमें आपको याद रखना है राष्ट्रपति शासन किसमें है? तो अनुच्छेद नंबर 356 में है। ठीक है ना, आपको याद रखना है राष्ट्रपति शासन किसमें है? 356 में। हमारा 360 जो है जो कभी लागू नहीं किया गया अभी तक में, हमारे देश के लिए सौभाग्य की बात है कि वित्तीय आपात हमारे देश में कभी नहीं लगा है।
अब आता है जो लास्ट हमारा इस वीडियो का जो अनुच्छेद है वह है संसद की संविधान का संशोधन करने की शक्ति की प्रक्रिया। तो इस वीडियो में हमने लगभग 130 प्लस क्वेश्चन मतलब अनुच्छेद को देखा है। ठीक है, आई होप अगर इस वीडियो को आपने अभी तक पूरा देखा है तो निश्चित रूप से कुछ न कुछ आपको सीखने के लिए मिला होगा। ठीक ना, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिएगा, लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा तक इस वीडियो को आप शेयर करिएगा। मुझे उम्मीद है कि निश्चित रूप से आपको इस वीडियो से कुछ न कुछ सीखने के लिए मिला होगा। चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।